नमस्कार, डबल चेक क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। इस देश की दूसरी महिला विदेश सचिव निरुपा मेनन राव ट्रोल हो रही हैं। 35 विदेश सचिव अब तक हुए हैं आजाद भारत के, जिसमें से 3 ही महिला रही हैं। उसमें से दूसरे नंबर पर जो थी, जो सेकंड फीमेल फॉरेन सेक्रेटरी थी, वो क्यों ट्रोल हो रही हैं? उन्होंने ऐसा क्या बोल दिया जिसकी वजह से उनकी आलोचना कुछ इस कदर हुई, जिसको लेकर के भयंकर मत विभाजन है। बड़े बड़े लोग अब उनके या तो समर्थन में उतर रहे हैं या फिर एकदम आलोचना में उतर गए हैं। पाकिस्तान को लेकर के उन्होंने ऐसा क्या बोला, एक एक करके डबल चेक क्लास में पहले यह समझने का प्रयास करेंगे कि निरुपमा मेनन राव ने बोला क्या। सबसे पहली बात, आप लोग जानते हैं आलोचना करने का हक एक देश में हर किसी को होना चाहिए। आलोचना जायज है, गाली गलौच जायज नहीं है। तो ऐसा क्या हुआ जिसमें निरुपमा मेनन राव की ट्रोलिंग हुई, और ट्रोलिंग इस कदर हुई कि फिर उनको आकर के ये बोलना पड़ा कि मुझे बहुत बेहद तकलीफ है जिस स्तर पर अब पब्लिक डिस्कोर्स हो रहा है। एक एक करके तथ्य जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने बोला क्या। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत कहां से हुई, ये बोर्ड पर उनके इस ट्वीट के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो ये निरुपमा मेनन राव का एक ट्वीट है जो उन्होंने किया अभी जो मौजूदा स्थिति है, जिसमें ईरान और यूएस की लड़ाई चल रही है, उसमें भारत का रुख क्या, इस पर उन्होंने कुछ बोला। अंग्रेजी में उन्होंने एक बहुत लंबा ट्वीट लिखा है, ये आप लोगों के सामने है। अब इसको आसानी से हिंदी में ताकि समझ में आए, इस वजह से इसका अनुवाद यहां पर हमने किया हुआ है हिंदी में। तो ये निरुपमा मेनन राव का एक ट्वीट है और ये रहा उसका एक अनुवाद। वो क्या लिखती हैं एक एक करके जानने का प्रयास करते हैं। उम्मीद है आपको ये पढ़ने में आ रहा होगा। वो लिखती हैं, दुनिया का पुनर्निर्माण उन लोगों, रीऑर्डरिंग ऑफ द वर्ल्ड, उन लोगों द्वारा किया जा रहा है जो कार्य करते हैं और जो परिभाषा तय करते हैं। यदि भारत बाद की श्रेणी परिभाषा तय करने वालों में गिना जाना चाहता है तो उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि उसकी चुप्पी उसके दृढ़ विश्वासों से अधिक मुखर ना हो जाए। भारत किस तरीके से खामोश रहा इस लड़ाई को लेकर के, जो चुप्पी थी, उस पर निरुपमा मेनन राव बोल रही हैं। वो कहती हैं, हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जब अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के नियमों को वास्तविक समय यानी कि रियल टाइम में फिर से लिखा जा रहा है। नेताओं की हत्याएं, नागरिकों का नरसंहार, शक्ति का खुला प्रदर्शन, ये अब अपवाद नहीं बल्कि साधन बन गए हैं। ऐसी दुनिया में चुप्पी तटस्थता नहीं है, यानी कि अगर आप चुप रह जाएंगे तो ये आपकी ऑब्जेक्टिविटी को नहीं परिभाषित करता। इसे पढ़ा जाता है, इसकी व्याख्या की जाती है और अक्सर इसे सहमति के रूप में गलत समझ लिया जाता है। भारत ने लंबे समय से वैश्विक मामलों में एक विशिष्ट स्थान का दावा किया है, शक्ति के एक अंग के रूप में नहीं बल्कि अपने स्वयं के सभ्यतागत अनुभव और संप्रभुता, संयम तथा संतुलन के पक्ष में बोलने के अपने इतिहास से आकार लेने वाली एक आवाज के रूप में। वह आवाज इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि वह सुसंगत थी, भले ही वह कभी कभी असुविधाजनक रही हो। रणनीतिक स्वायत्तता का अर्थ यह नहीं हो सकता कि हम अपनी भाषा को शक्ति के पदानुक्रम यानी कि हायरार्की ऑफ पावर के अनुसार बदल दें। संयम का अपना स्थान है, आशांकन यानी कि कैलिब्रेशन आवश्यक है, लेकिन जब मौलिक प्रश्न उठते हैं संप्रभुता के बारे में, बल प्रयोग की सीमाओं के बारे में, नागरिकों की सुरक्षा के बारे में, तो भारत चुप रहने का जोखिम नहीं उठा सकता। एक नैतिक दिशा सूचक यानी कि मॉरल कंपस विदेश नीति का कोई आभूषण नहीं है, यह उसकी दिशा है। इसके बिना यथार्थवाद यानी कि रियलिज्म समझौते में बदल जाता है और स्वायत्तता अस्पष्टता में। यह दरअसल बात हो रही है, जैसे कि मैं आपको फिर से दोहरा दूं, ये सारी बात हो रही है कि जब ईरान पर हमला हुआ, आयतुल्लाह खमेनी की मौत हुई और उसके बाद स्कूली बच्चों पर बम गिराया गया, अमेरिकन टोमाहॉक मिसाइल, तो उसको लेकर के भारत की जो चुप्पी थी शुरुआती
और उसके बाद के बयान, उसके ऊपर इनका अपना विश्लेषण है। फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी हैं, तो आप ये जान लीजिए कि जाहिर सी बात है एक अथॉरिटी के साथ बोल रही हैं। फिर वो कहती हैं इस युद्ध में लगभग हर व्यवहारिक अर्थ में भारत के हितों को नुकसान पहुंचाया है। इसने लागत बढ़ा दी है, राजनयिक गुंजाइश कम कर दी है, शिपिंग पर दबाव डाला है, चाबहार को जटिल बना दिया है और भारत की अर्थव्यवस्था एवं बाहरी रणनीति के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र में नई अस्थिरता पैदा कर दी है। भले ही नई दिल्ली इस झटके के प्रभाव को कम कर ले, लेकिन वह प्रामाणिकता के साथ यह दावा कर सकती है कि यह झटका स्वयं भारत के हित में है। गहरा प्रश्न यह है कि क्या भारत पर्याप्त स्पष्टता के साथ ऐसा कहने के लिए तैयार है। इन्होंने अपनी बात कह दी, पूरी बात आपने सुन ली। दरअसल ट्वीट अंग्रेजी में था, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, ये उसका हिंदी ट्रांसलेशन है, ये उसका सार है। अब इसमें बहुत सारी चीजें उन्होंने, एक तरीके से आप ये समझिए कि प्रेजेंट इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो थी उसकी आलोचना उन्होंने यहां पर की है। चीजें आपके सामने हैं, स्पष्ट हैं, इसको और ज्यादा इस पर विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है। अब इस ट्वीट पर हुआ क्या, निरुपमा मेनन राव के ट्वीट पर हीना रब्बानी खार, जो कि फॉर्मर फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं पाकिस्तान की, उन्होंने एक रीट्वीट करते हुए लिखा, फेल्ट डीप नॉस्टैल्जिया फॉर सच स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी, कि इतना जबरदस्त क्लैरिटी जो आपके अंदर आई है उससे मुझे एक काल याद आ गया। एज अ सिटीजन ऑफ द रीजन, इस इलाके के नागरिक होने के नाते, साउथ एशिया की बात कर रही हैं, इट वॉज एंड रिमेन्स इम्पिंजिंग अपॉन ऑल ऑफ अस टू मेक साउथ एशिया अ सेफ एंड थ्राइविंग प्लेस फॉर ऑल इट्स सिटीजन्स। अपना क्या मानता हूं वो बाद में बताऊंगा, पहले आप ये देख लीजिए। होप द करंट ट्रेंड इज एन एबरेशन एंड नॉट द फाइनल चैप्टर ऑफ साउथ एशियाज डेस्टिनी। यानी कि उनका ये कहना है कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो दक्षिण एशिया के इतिहास में, उम्मीद मैं करती हूं कि एक छोटा सा एक अध्याय होगा, ये हमारी तकदीर तय नहीं करेगा और हम लोग साउथ एशिया, दक्षिण एशिया को एक सुरक्षित और अच्छी जगह अपने नागरिकों के लिए बनाएं, उसके लिए हमें काम करना चाहिए। और मैं इस जो मत दिया गया है, वो ये जो स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी है, वो मुझे बहुत नॉस्टैल्जिक होना, मतलब बहुत मुझे याद आ रही है उस बात की जब ऐसा दौर था। अब इसको लेकर के आलोचना भी बहुत हो रही है, खास तौर से इनकी, ये जिस मुल्क से आती हैं वो मुल्क एक्सपोर्टर ऑफ टेरर है, हर वक्त हर समय रहा है। बात करने की बात करके किस तरीके से वापस आतंकवाद की ओर लेकर के जाता है और उसका असर हिंदुस्तान पर किस तरीके से पड़ा है, ये किसी से छुपा हुआ तो नहीं है। तो खैर आगे बढ़ते हैं। दरअसल हुआ क्या कि उनके इस ट्वीट पर पूर्व विदेश सचिव निरुपमा राव ने फिर एक लंबा पोस्ट लिख दिया। अंग्रेजी में है, आइए इसका ट्रांसलेशन देखें। वो लिखती हैं, भारत और पाकिस्तान की महिलाओं को अपनी स्वाभाविक समझदारी, कॉमन सेंस का उपयोग करने और हमारे संबंधों में आगे बढ़ने के तरीके सुझाने की आवश्यकता है। हमें एक महिला कॉकस, विमेन्स कॉकस की जरूरत है, एक दूसरे पर आरोप लगाने के लिए नहीं, बल्कि भविष्य के बारे में शांति और समझदारी से सोचने के लिए, अपने बच्चों के खातिर। हमें एक काउंटर पॉइंट सामने लाने की जरूरत है, बिना उसका नाम लिए, बिना रक्षात्मक हुए, लेकिन उसे इस तरह पेश करना कि उसे खारिज करना असंभव हो जाए। दशकों से भारत पाकिस्तान की बातचीत एक ही पटकथा में फंसी हुई है, क्षेत्र, आतंकवाद और आरोप और प्रत्यारोप। हम इसे रस्मी सटीकता के साथ दोहराते हैं, लेकिन इसका परिणाम लगातार कम होता जा रहा है। क्या होगा यदि हम इस दायरे को थोड़ा और विस्तृत कर दें? पश्चिमी एशिया, विशेष रूप से खाड़ी देशों में हमारे हित अक्सर समानांतर चलते हैं। ऊर्जा सुरक्षा, प्रवासियों का कल्याण, समुद्री स्थिरता और संकट के समय प्रतिक्रिया, ये कोई अमूर्त बातें नहीं हैं, क्योंकि ये लाखों लोगों के जीवन और दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं के लचीलेपन को प्रभावित करती हैं। यहां जुड़ाव का अर्थ हमारे रुख को कमजोर करना, झूठी समानता पैदा करना या पुराने विवादों को फिर से छेड़ना नहीं है। यह पूरी तरह से सीमित, विषय विशिष्ट और मुख्य
मतभेदों पर बिना किसी पूर्वाग्रह हो सकता है। संदेहवादी यह तर्क देंगे कि पाकिस्तान इसे अलग खानों यानी कि कंपार्टमेंटलाइज में नहीं रख सकता, किसी भी जुड़ाव का फायदा उठाया जा सकता है, और यह कि बाहरी सहयोग ने कभी भी मुख्य शत्रुता को नहीं बदला है। लेकिन यहां उद्देश्य बदलाव नहीं बल्कि इंसुलेशन यानी सुरक्षा कवच तैयार करना है। संघर्ष को अन्य माध्यमों से सुलझाना उद्देश्य नहीं है बल्कि इसे अन्य सभी माध्यमों को परिभाषित करने से रोकना है। कुछ लोग यह भी कह सकते हैं कि ईरान संकट में पाकिस्तान ने एक भूमिका ढूंढ ली है और भारत को ऐसी किसी भूमिका की तलाश करते हुए नहीं दिखना चाहिए, लेकिन यह धृष्यता का या मध्यस्थता के बारे में नहीं है। हमारे हित संरचनात्मक हैं, क्षणिक नहीं। यदि कुछ भी हो तो यह क्षण एक बड़ी सच्चाई को रेखांकित करता है। विरोधी देश भी अपने विवादों से परे जाकर तब कार्य करते हैं जब उनके हित इसकी मांग करते हैं। जब मुख्य रास्ता अवरुद्ध हो तो जिम्मेदार शासन कला यानी कि स्टेट क्राफ्ट हाथ पर हाथ धर कर नहीं बैठती, वह सावधानी से जानबूझकर और अपनी शर्तों पर समानांतर रास्ते तलाशती है। कभी कभी कार्य क्षेत्र को व्यापक बनाना कमजोरी नहीं होती, यह एक रणनीति है। महिलाओं को बोलना ही होगा। आपने सुन लिया उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने अपना तर्क देने की कोशिश की है। इसमें अपना वैल्यू एडिशन या वैल्यू जजमेंट मैं नहीं दूंगा, आप लोग अपना अपना मत बनाइए। तो ये उन्होंने हिना रब्बानी खर के ट्वीट पर कोट ट्वीट करके अपनी बात कही है। बात अंग्रेजी में कही गई थी, जैसे कि मैंने आपको ये दिखाया, ये उसका हिंदी अनुवाद है। अब इसको लेने इसके बाद एकदम से निरुपमा राव की ट्रोलिंग शुरू हो गई। ट्रोलिंग इस कदर कि बहुत कुछ भला बुरा सुना दिया गया, बहुत कुछ बोला गया। बात कुछ एक दिन पुरानी है और आज वो सामने आई और उन्होंने एक और ट्वीट लिखा इस ट्रोलिंग को लेकर के। इसका भी अनुवाद अब आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूं। निरुपमा राव लिखती हैं, मैं आलोचनाओं से अनजान नहीं हूं और मैंने समय के साथ इसे बिना अपना ध्यान भटकाए स्वीकार करना सीख लिया है। यह सार्वजनिक जीवन का एक हिस्सा है जिसे स्वीकार करना अधिक कठिन है। वह है संवादों में शिष्टता का निरंतर होता ह्रास, यानी कि धीरे धीरे, ये देखिए वो लिखती हैं, What is harder to accept is the steady erosion of civility in our discourse. Disagreement is essential. Derision and vituperative personal slander is not. वो आगे क्या लिखती हैं मैं आपको दिखा दूं। असहमति आवश्यक है लेकिन उपहास और कटु व्यक्तिगत लांछन नहीं। एक आत्मविश्वासी समाज संवाद से नहीं डरता, वह इसे संतुलन, स्पष्टता और सम्मान के साथ संचालित करता है। जहां तक मेरी बात है, मैं श्री राम कृष्ण की शिक्षा और उनकी सलाह का पालन करती हूं। सहो सहो सहो, इसी ने जीवन की यात्रा में मेरा मार्गदर्शन किया है। तो ये निरुपमा मेनन राव अपने क्लैरिफिकेशन में लिखती हैं जब उनकी बहुत ज्यादा ट्रोलिंग हो गई। अब इसको लेकर के बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन उससे पहले आपको जानना जरूरी है इनका इतिहास। निरुपमा मेनन हैं कौन? तो ये उनका लिंक्डइन पेज है। 40 साल का अनुभव है भारतीय कूटनीति में, डिप्लोमेसी में। ये बहुत सारे मुद्दों पर काम कर चुकी हैं और ख़ास तौर से चीन से भारत का रिश्ता, पाकिस्तान से भारत का रिश्ता, टेरिटोरियल डिस्प्यूट, मीडिया, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, रूस में, यूनाइटेड स्टेट्स में, श्रीलंका में, चीन में, यहाँ सब जगह वो सर्व कर चुकी हैं। मैं इसको ज़रा और बढ़ा दूं ताकि आपको ढंग से दिखे। प्लेड अ पायनियरिंग रोल एज द फर्स्ट वुमेन स्पोक्सपर्सन, पहली महिला प्रवक्ता विदेश मंत्रालय की बनी, पहली महिला हाई कमिश्नर बनी श्रीलंका की, पहली इंडियन वुमेन एम्बेसडर चीन की, फॉरेन सेक्रेटरी 2009 में बनी, 2009 से 2011 के बीच में ये विदेश सचिव थीं, भारत की एम्बेसडर रहीं यूनाइटेड स्टेट्स में 2011 से 2013 तक, और रिटायरमेंट हैव बीन जवाहरलाल नेहरू फेलो ब्राउन यूनिवर्सिटी में, न्यू स्कूल, यूसीएसडी,
Wilson Center, George H. Ball, adjunct professor at the School of International and Public Affairs at Columbia University, New York in the fall of 2018. फिर ये कई एडवाइजरी बोर्ड का हिस्सा रह चुकी हैं. डॉक्टर ऑफ लेटर्स ऑनोरिस कॉजा, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, काउंसलर वर्ल्ड रेफ्यूजी एंड माइग्रेशन काउंसिल, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आईटीसी लिमिटेड, ट्रस्टी म्यूजियम ऑफ आर्ट एंड फोटोग्राफी बैंगलोर. ये इनको अवार्ड्स मिले हैं. ये फाउंडर हैं एक संस्था की, सिम्फनी ऑफ साउथ एशिया. इनकी वेबसाइट है nirupamanenrao.net. तो ये इनका बैकग्राउंड है. जैसे कि मैंने आपको बताया 35 विदेश सचिव हुए हैं, उसमें 3 ही महिला विदेश सचिव हुई हैं. ये दूसरे नंबर पर थी. पहली चोकीला अय्यर थी, दूसरी ये हुई. अब इनके इस ट्वीट और ट्वीट जंग के बाद आप ये समझ लीजिए कि अब तमाम लोग इनकी ट्रोलिंग कर रहे हैं. लेकिन इस सब के बीच में और तमाम लोगों के साथ साथ शशि थरूर ने इनका समर्थन भी किया है. वो कह रहे हैं कुडंट एग्री मोर, मैं आपसे पूरी तरीके से सहमत हूं. निरुपमा मेनन राव डिजर्व्स बेटर एंड सो डज इंडिया. तो वो क्रिटिसिज्म में उनके पक्ष में आ गए. इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं जो उनके पक्ष में बोल रहे हैं. जाहिर सी बात है जो आलोचना कर रहे हैं और जो धुर विरोधी हैं वो बहुत ज़्यादा आलोचना कर रहे हैं. आपको ये बता दें कि इनका पूरा जो कालखंड था जो आपने इसमें देखा, ये जब फॉरेन सेक्रेटरी बनी तो यूपीए काल में बनी. ये उसके बाद जब यूएस एम्बेसडर हुई तब यूपीए काल में बनी. तो इस वजह से इसको इस तरीके से देखा जा रहा है कि ये आज की सरकार की फॉरेन पॉलिसी की आलोचना कर रही हैं और इस तरीके से आलोचना कर रही हैं जिसमें भारत के हित के खिलाफ बोल रही हैं. ये इनकी मुख्य रूप से आलोचना है. शब्द अलग अलग हो सकते हैं. कुछ लोग संयम से यही बात कह रहे हैं जो उनका हक है, क्योंकि यही चीज़ निरुपमा मेनन भी ये कह रही हैं कि संवाद का पूरा हक होना चाहिए. एक लोकतंत्र में संवाद से लोग छोटे नहीं होते हैं. तो अगर कोई इनकी आलोचना कर रहा है, जैसे कि मुझे अच्छे से याद है जब निरुपमा मेनन राव फॉरेन सेक्रेटरी थी तो उस समय मैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री बीट की तरह कवर करता था और इसी समय शर्मल शेख हुआ था. और शर्मल शेख कोई उपलब्धि नहीं थी इस देश के लिए, एक बहुत बड़ा धब्बा था, एक कांड था. उसकी आलोचना जितनी होनी चाहिए थी उतनी ही हुई और हमने की भी. जिस तरीके से 26/11 के एकदम बाद बलूचिस्तान का मुद्दा एक जॉइंट स्टेटमेंट में आ गया, वो हमारी फॉरेन पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही नहीं था. बहुत सारे लोगों का मानना था कि ये सरकार कॉम्प्रोमाइज करके चली आई है. उसके बाद फॉरेन मिनिस्टर लेवल टॉक्स जब हुई पाकिस्तान में तो वहां पर भी तमाम आलोचना हुई कि हम अपना पक्ष ठीक से रख नहीं पा रहे हैं. ये सारी आलोचना होना जायज़ है, एक लोकतंत्र में होनी भी चाहिए. तो अगर एक देश में लोग अपने देश की फॉरेन पॉलिसी की आलोचना करते हैं तो वो एंटी इंडिया हो जाएं ऐसा ज़रूरी नहीं है. ये खुद भी वो कर रही हैं. इन्होंने ये अपने स्टेटमेंट में लिखा है. इनके कालखंड में भी इनके खिलाफ हुआ था और मैंने ही किया, और भी तमाम लोगों ने ये सवाल उठाए. तो ये बहुत नॉर्मल है, ये होना चाहिए. लेकिन जो चीज़ नहीं होनी चाहिए वो है बहुत ही पर्सनलाइज्ड ट्रोलिंग, जिसमें आप बहुत व्यक्तिगत हो जाएं, आप इतनी घृणा ले आएं कि आप गंदे शब्दों का प्रयोग करें और वो सारी चीज़ें इसलिए जायज़ ठहरा दी जाएं. क्योंकि आप ओपिनियन से इत्तेफाक नहीं रखते हैं. तो अब जैसे कि आपने देखा कि ये शशि थरूर हैं, ये भी समर्थन में आ गए हैं. लेकिन वो सारे लोग आज की डेट में जो आलोचना कर रहे हैं निरुपमा मेनन की, कि उन्होंने पाकिस्तान के हित की बात कर दी, प्रो पाकिस्तान बात कर दी, पाकिस्तान टाइप की बात की उन्होंने, हिंदुस्तान के हित की बात नहीं की, एंटी इंडिया बात की, और भी तमाम बातें हो गई. अब प्रॉब्लम क्या है कि ट्रोल्स को बहुत ज़्यादा तरजीह कभी नहीं देनी चाहिए, कभी नहीं. लेकिन कभी कभार जब संगठित रूप से ये ट्रोल आर्मी आती है, और ट्रोल्स हमेशा संगठित रूप से आप पर हमला करेंगे, उनका मकसद आलोचना नहीं होता, उनका मकसद होता है जलील करना, उनका मकसद होता है पर्सनल हो जाना. और हमेशा झुंड में आते हैं, बात एक ही दो करेंगे लेकिन इतने सारे लोग एक जैसी बात करेंगे और बहुत डीपली पर्सनल हो जाएंगे. एक आलोचना करने वाले इंसान का मकसद होता है आपको कुछ 2-4 बात सिखाना या आपसे एक तर्क पर बहस करना. एक ट्रोल करने वाले इंसान की हमेशा ये फितरत रहती है आपको नीचा दिखाना, आपको जलील करना. और हाँ, बहुत सारे ऐसे ट्रोल जो आज अंकुरित हो गए हैं वो उस दिन बिल्कुल चुप थे और कुछ नहीं बोल रहे थे जब ऑपरेशन सिंदूर चलते हुए एकदम से बंद हो गया.
और उस पर आलोचना होनी शुरू हुई कि आपने जंग एकदम से रोक क्यों दी, मकसद तो सिद्ध नहीं हुआ था, हमने किसके दबाव में आकर के ये जंग रोक दी। विक्रम मिस्री क्यों आए और उन्होंने बोला कि डीजीएमओ से बात हो गई, क्या इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका का हाथ था? इस तरीके की आलोचना सरकार की हो रही थी, होनी भी चाहिए। अच्छा हाँ, ये ट्रोल आर्मी तब कहां थी या तब क्यों इतनी ज्यादा गुस्सा हुई जब ऑपरेशन सिंदूर के महज कुछ महीने बाद, इंडिया टुडे की यह रिपोर्ट है जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के कुछ महीने बाद हम लोग सितंबर में पाकिस्तान के साथ मैच खेलने लगे, क्रिकेट हम लोगों ने रिस्टोर कर दिया। ये जब बात हो रही थी कि भाई अब बिल्कुल टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट, टेरर और ट्रेड, टेरर टॉक्स, ये सारी चीजें एक साथ नहीं चल सकती, पानी और टेरर एक साथ नहीं चल सकता। जब इतनी बात हो गई तो फिर टेरर और क्रिकेट एक साथ कैसे चलने लगा? तो इस आलोचना पर यह कोई भी ट्रोल आर्मी बोली नहीं। क्यों? क्योंकि वो सूट नहीं करता था, क्योंकि इस चीज की इजाजत हमारी आज की मौजूदा सरकार ने ही दी। तो जब इस तरीके की बातें होती हैं तो आप इसी से समझ जाइए कि अगर ट्रोलिंग नहीं हो रही है तो अब आप समझ जाइए कि ये ट्रोलिंग कर कौन रहा है। ट्रोलिंग हमेशा संगठित तरीके से करवाई जाती है, ये लोगों का नेचुरल ओपिनियन नहीं होता। हैविंग सेड दैट, जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग निरुपमा राव के इस मत से सहमत नहीं होंगे, और अगर सहमत नहीं है तो उनको हक है कि वो असहमत रहें, उनको हक है कि वो आलोचना करें, और आलोचना के लिए हर किसी को पब्लिक लाइफ में तैयार रहना चाहिए, आलोचना से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन आलोचना की सीमा क्या है, आप कहां तक लेकर के जाएंगे? एक होता है थिन स्किन्ड हो जाएं आप सैटायर पर, जैसे कि सरकार को बड़ी तकलीफ होती है कि लोग खराब तरीके से प्रधानमंत्री को प्रस्तुत कर रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं, तो इस वजह से उनका अकाउंट रोक लिया जाए। गलत अगर बयानी कोई कर रहा है तो जाहिर सी बात है समाज में अगर वैमनस्य फैल रहा है अगर किसी बयान से, तो उसकी तो इजाज़त नहीं देनी चाहिए, और ये संयम बना करके रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आलोचना पर ये दोहरे मापदंड क्यों? यहां पर आलोचना कहां गई? ये मैच क्यों खेला गया? इसको लेकर के जब पूरे देश में एक बॉयकॉट कॉल चल रही थी, उसके बावजूद आज की मौजूदा सरकार ने ये मैच होने दिया। ये तो छोड़िए, इसके बाद के मैच भी होने दिए। वो बात अलग है कि उसमें हैंडशेक नहीं होगा और ये नहीं होगा और वो नहीं होगा। इसको दूसरा ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 बता दिया। तो पूरी तरीके से क्रिकेट के मैदान में आ गई ये सारी बातें। तो क्रिकेट और टेरर साथ में क्यों चला? उस समय ये ट्रोल आर्मी कहां थी? तो ये सब कुछ बातें हैं जो मुझे लगा था कि मैं आप तक लेकर के आऊं, आपको बताऊं कि ये ट्रोलिंग क्यों हो रही है और इसके पीछे की वजहें क्या हैं। क्योंकि अक्सर हम लोग अपना मत बना लेते हैं, लेकिन मामला क्या है वो दरअसल हमको नहीं पता होता है। तो पूरी तरीके से आपने निरुपमा मेनन राव के वक्तव्य, उन्होंने जो लिखा है वो आप जान गए। अब इसको लेकर के बहुत तगड़ी और तीखी आलोचना भी हो रही है, होनी भी चाहिए। जैसे कि बहुत सारे लोग जो पीएमओ के साथ काम करते हैं वो भी आलोचना कर रहे हैं, उस पर निरुपमा मेनन अपना जवाब भी दे रही हैं। ये मैं मानता हूं हेल्दी है। इसको आप ऐसे नहीं बोल सकते कि ओ ये आपने कैसे पूछ दिया। क्यों नहीं पूछें? एक फॉरेन सेक्रेटरी रही, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी से आप सवाल क्यों ना पूछें? बिल्कुल पूछ सकते हैं। लेकिन आप आलोचना से जब घृणा करते हुए पर्सनल हो जाएं, किसी भी हद तक चले जाएं पर्सनल होते होते, तो ये इस चीज की इजाजत कैसे दी जाए? अब जैसे कि मैंने आपको बोला, ये राजनीति के दायरे में ये बड़ा ग्रे एरिया है जिसमें बात होती है कि आलोचना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए। तो मेरा तो ये मानना है कि निरुपमा मेनन राव ने जैसे यहाँ पर लिखा है कि हमें तो आदत है आलोचना की, तो फिर जब आपने लिखा है बयान और आपको हक है अपनी बात लिखने का, तो आई एम नो स्ट्रेंजर टू क्रिटिसिज्म। तो आप स्ट्रेंजर टू क्रिटिसिज्म नहीं हैं, तो फिर जो लोग आलोचना कर रहे हैं, अगर आपको उनकी की हुई आलोचना में कुछ तर्क दिखाई देता है या आपको ये ज़रूरत महसूस होती है कि उसका जवाब दिया जाए या कुछ स्पष्टीकरण दिया जाए, तो वो जवाब दीजिए। आलोचना करने का लोगों को हक होना चाहिए, लेकिन आप किस हद तक लेकर के जाएंगे और कितने पर्सनल हो जाएंगे, ये वो चीज़ है, ये वो पॉइंट है जो अब पूरी तरीके से संवाद का एक केंद्र
कम से कम ट्विटर पर तो बन ही गया है। लोगों के बीच में है या नहीं मैं नहीं जानता, ट्विटर पर है। तो डबल चेक क्लास में आज इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।